हेलो एवरीवन। आज का द हिंदू हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल, पीएम सीक्स ए सिक्योर डिजिटल इकॉनमी। पीएम ने डिजिटल इकॉनमी को सिक्योर करने की बात कही है। यहाँ सिक्योर करने से रिलेटेड है कि डिजिटल इंक्लूज़न है, डिजिटल इकॉनमी जो बड़ी है, जिससे फाइनेंसेस हमारे बड़े हैं, फाइनेंशियल इंक्लूज़न आया है। ये फाइनेंशियल इंक्लूज़न को मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि G20 की मीट में इसको हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा UPI सिस्टम जो है वो वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूज़न आया है और बहुत सारे सुधार हुए हैं। आज की वीडियो में ड्यू टू रेन थोड़ी सी आपको नॉइज़ झेलनी पड़ सकती है, उसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि रात से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर। इसलिए आप आज थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए, कल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने डिजिटल इकॉनमी की बात की है। हम लोग जानते हैं G20 की मीटिंग इंडिया में चल रही हैं, तो बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें विमेन की पार्टिसिपेशन से रिलेटेड टॉपिक उठाए गए हैं और डिजिटल इकॉनमी कैसे ग्रोथ करे इससे रिलेटेड टॉपिक उठाए गए। तो क्या पीएम मोदी, आप ये सोचिए, पीएम मोदी जो है वो डिजिटल इकॉनमी पे क्यों फोकस कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे बड़ा रीज़न है, और दूसरा जो है वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप ये देख लीजिए क्या हो रहा है। एग्रीकल्चर में सुधार आ रहे हैं ड्यू टू हमारे फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंसेस, क्योंकि जो डिजिटली मनी है वो हर कहीं अवेलेबल है। तो किसान जो है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम जो है, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहीं से भी हो सकते हैं। आप UPI लाइट के बारे में आपने सुना होगा। UPI लाइट क्या है? कुछ ऐसा नहीं है कि छोटा ऐप है, ऐसा नहीं। UPI लाइट का मतलब है आप UPI को ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो। ऑफलाइन आपके फ़ोन के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, स्टार हैशटैग के द्वारा, और ये हैशटैग के थ्रू आप 2000 रुपये तक की मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया जो कैंपेन था, उस डिजिटल इंडिया कैंपेन को बढ़ा दिया और उसका जो एलोकेशन था मनी का, उसका भी रिसोर्सेज बढ़ा दिया। आप ये जान लीजिए, डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है बहुत सारे फील्ड में इनोवेशन लाने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है, कैसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकता है, यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। तो हमारे मोदी जी ने ये कहना चाहा है कि टोटल कुल मिला के कैसे फाइनेंशियल इंक्लूज़न बढ़ा सकते हैं, कैसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकते हैं, कैसे जो बहुत सारी विलेज लेवल पे और रूरल लेवल पे प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। वाई इंडियाज़ डेट पब्लिक डेट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट। मतलब ये मिंट के प्रीमियम आर्टिकल से हमने उठाया है। तो उसमें क्या है, बताया गया है कि इंडिया का डेट कैसे स्ट्रेसफुल नहीं है। ये चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि जो ग्लोबल में पब्लिक डेट राइज कर रहा है, उसको एक वार्निंग दी है कि इससे क्या हो सकता है, आपकी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। फिस्कल टिकिंग बम, ये फिस्कल टिकिंग बम साबित हो सकता है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, जैसे कोई भी कंट्री जो होती है वो एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा ले लेती है, तो उसका जो डोमेस्टिक इकॉनमी जो है वो क्रैश कर जाती है। ये इसके पीछे रीज़न होता है कि वो पब्लिक डेट चुका नहीं पाती है, उसके जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है। जब वैल्यू एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाएगी तो लोग उस करेंसी को यूज़ नहीं करेंगे। जब यूज़ नहीं करेंगे तो डॉलर की होड़ बढ़ जाएगी, उससे क्राइम रेट बढ़ जाएगा तो इकॉनमी में क्राइसिस आने लगेंगे। यही सब चीज़ें बताइए। आप पॉइंट अगला देख लीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ गवर्नमेंट ओज टू एक्सटर्नल क्रेडिटर एंड डोमेस्टिक लेंडर। मतलब यही चीज़ बताई गई है कि कैसे एक्सटर्नल फंड का यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा डोमेस्टिक लेंडर को देने के लिए। अब आगे देख लीजिए, बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती हैं अपने बजट डेफिसिट को। देखो बजट डेफिसिट क्या होता है, एक तरह से फिस्कल डेफिसिट होता है। क्या करते हैं, मान लो हमारा रेवेन्यू 100 रुपीज़ है, तो ये 100 रुपये अगर गवर्नमेंट ने कमाए
तो गवर्नमेंट का खर्चा हो गया 120 रुपये। अब ये 120 रुपये में 20 रुपये क्या करेगी, एक्सटर्नली बोरो कर लेगी गवर्नमेंट। जब एक्सटर्नली बोरो कर लेगी और इस बोरोइंग को फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट नहीं दिखाती। अब याद रखना, फिस्कल डेफिसिट की आप डेफिनीशन देखेंगे तो उसमें बोरोइंग एक्सक्लूड होता है। जब एक्सक्लूड होता है तो वो बजट में दिखता नहीं है, कोई स्पीचेस में आता नहीं है। तो ये इनडायरेक्टली और इनहेरेंटली आपकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता रहता, आपकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता रहता है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती हैं, एक्सटर्नल लोन ले लेती हैं, और एक्सटर्नल लोन की वजह से उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाता है। देखिए आगे पॉइंट हम इसके थोड़े पॉइंट अभी देखेंगे। अगली ये चीज़ जान लीजिए, ये मैप देख लीजिए। इंडियाज़ जनरल पब्लिक डेट रिमेन हाई आफ्टर द पेंडेमिक। मतलब पेंडेमिक के बाद क्या हुआ, देखो 1991 का क्राइसिस आया, हमने अपनी जीडीपी का इतने परसेंटेज टैक्स लिया, क्योंकि आईएमएफ ने हमारे यहाँ कंडीशंस लगा दी, टैक्स अभी जब भी हम देंगे जब आप अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर में रिफॉर्म लाओगे, प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ करोगे। अब ये कोविड-19 आया तो हमारी जीडीपी का 89% जो है हमने एक्सटर्नल डेट लिया, फिर 83% हो गया। ये अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, मगर ये इसलिए टेंसफुल नहीं है क्योंकि हमारी जीडीपी जो है वो ज़्यादा तेज़ तरक्की कर रही है इन कंपैरिजन टू लोन जो हम बाहर से लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए। आगे हम थोड़ा सा यहाँ पर और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या ये चीज़ देखो, गवर्नमेंट का जनरल बजट डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, इन्होंने बताया है जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। इट मेजर द ग्रॉस डेट ऑफ अ जनरल गवर्नमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मतलब जीडीपी की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका जो है डेट मेज़र होता है कि आपने जीडीपी की परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना डेट ले रखा है। ठीक है, अब ये की इंडिकेटर है, देखो यहाँ पर लिखा की इंडिकेटर है सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंसेस। मतलब गवर्नमेंट ने जो फाइनेंसेस लिए हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब रीज़न क्या है कि रीज़न बता रहे हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं जो गवर्नमेंट इंडेटनेस हो रही है। देखो क्या करती है, पहली बात ये चीज़ जान लीजिए, जब पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक टाइम पे बहुत सारी वैक्सीन की ज़रूरत हुई, क्योंकि वैक्सीन का अदर कंट्री ने पेटेंट करा रखा था। तो जब उन्होंने पेटेंट करा रखा था तो गवर्नमेंट को वो वैक्सीन उसी रेट पे ख़रीदना पड़ी जिस रेट पे अदर कंट्रीज़ की प्राइवेट कंपनी ने प्रोवाइड की। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारा डेट बढ़ा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जब पेंडेमिक ख़त्म हुआ तो इंटरेस्ट रेट बहुत राइज हो गए। इंटरेस्ट रेट क्यों राइज हो गए, इंटरेस्ट रेट राइज होने का रीज़न था कि कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना चाहती है। स्टिमुलेट करने का मतलब अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहती है और अपनी करेंसी को स्टेबल करना चाहती है, ताकि हमारी करेंसी में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन ना आए, और फ्लैक्चुएशन ना आने के कारण हम जो है स्टेबल रहें, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्राइस स्टेबल रहें। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब इससे जो कॉस्ट हो गई सर्विंग डेट की वो और ज़्यादा बढ़ गई। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि मीडियम टर्म में ये जो है डेट कम नहीं होगा, ये बहुत टाइम तक चलेगा, यही चीज़ बताई गई है यहाँ पर। अब धीरे धीरे क्या है, इंडिया का डेट, पब्लिक डेट जो है इतना टेंशन की बात नहीं है। सस्टेनेबल इफ़ इंक्रीज ए स्टेबल और डिक्लाइनिंग रेट। अगर यही डेट स्टेबल रहता है और डिक्लाइनिंग रेट में रहता है, मतलब ये हम अगर चुकाते रहते हैं तो ये हमारे लिए सस्टेनेबल है। यही चीज़ देखो जो मैंने आपको बताई कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया की बोरोइंग रेट से ज़्यादा है। तो बोरोइंग रेट से ज़्यादा तो हम इसे चुकाने में सक्षम हैं, हम इसे ईजिली चुका सकते हैं। मगर अगर प्राइमरी डेफिसिट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, टोटल डेफिसिट जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपना डेफिसिट कम दिखाने के चक्कर में सोचते हैं कि हम इसमें इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट माइनस ये इसलिए करती है मतलब गवर्नमेंट कि दिखाती है जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसने इतना लोन ले रखा था कि उसका इंटरेस्ट ही हम नहीं चुका पा रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट को माइनस करके ये डेफिसिट दिखाते हैं। फिर ये कहते हैं देखो हमारा डेफिसिट देखो कितना कम है, क्योंकि हमने लोन ज़्यादा ले ही नहीं रखा, हम पुरानी गवर्नमेंट के ही इंटरेस्ट अभी तक चुकाते आ रहे हैं। तो ये हमने आर्टिकल
इंडिया की डेट से देखा कि कैसे एक्सटर्नल डेट बढ़ रहा है, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारी जीडीपी की ग्रोथ में क्या योगदान है, ये सब हमने चीज़ें इसमें देखी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं रोज़ एक पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, 1 या 2, और पूरी पॉलिटी हम MCQ के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो उस दिशा में आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, द एक्ट क्रेडिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम government of India having authority over the entire territory area proposed by British India by instituting the office of Governor General of India। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कौन सा एक्ट ऐसा था जिससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस क्रिएट हुआ और उसने अथॉरिटी अपनी ऑल ओवर इंडिया बताई। तो चार्टर एक्ट 1833 एक ऐसा एक्ट था जिसने सेंट्रलाइज सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर लिया था। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब का यह क्या होता, एक थी देखो मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी, एक थी बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी, एक बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये जो बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी थी इसने अपना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर मद्रास और बॉम्बे दोनों पे लागू किया। दोनों जो है मद्रास और बॉम्बे वो बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर में आ गई। यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, उन्होंने डिप्राइव कर दिया गवर्निंग पावर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे की और लेजिस्लेटिव पावर को भी, ठीक है, और एक्सक्लूसिव इंटायर कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया का हो गया। मतलब ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ उसका बल था और सेंट्रलाइजेशन की तरफ उसने अपने आप को बढ़ाया, ठीक है। तो ये बताया गया है कि कैसे विलियम बेंटिंग ने अपने चार्टर एक्ट के थ्रू 1833 में अपनी जो क्या कहते हैं पावर थी उसको इन्हेंस किया और सेंट्रलाइजेशन को बल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है कि 1833 जैसा कि कल हमने पढ़ा था 1833 ही था जिसने अटेम्प्ट किया था सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। ये हमने पढ़ाई था कि उसने पूछा था कि कौन से 2 एक्ट ऐसे हैं जिसने ओपन कंपटीशन को बल दिया। तो ओपन कंपटीशन को 1833 था और एक 1853 था समथिंग, या 1861 था। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि कैसे ओपन कंपटीशन को 1833 ने बल दिया, मगर कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कुछ लोग थे जिन्होंने अपोज किया और ये अप्लाई नहीं हो पाया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं, चंद्रयान 3 से रिलेटेड आर्टिकल है कि चंद्रयान ने कैसे प्रोपल्सन मॉड्यूल ने लैंडर और रोवर को अपने से सेपरेट कर दिया, क्योंकि रोवर जो है वो लैंडर के अंदर ही है, तो इसलिए कहा गया है प्रोपल्सन ने लैंडर मॉड्यूल सेपरेट कर दिया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं चंद्रयान 3 में लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल 3 मॉड्यूल मौजूद हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि लैंडर को जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल ने लैंडर को यहाँ पर अलग कर दिया है और प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो चंद्रमा का अभी चक्कर लगा रहा। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि डिप्लॉय द रोवर कैरियर, मतलब रोवर के बारे में बताया गया है कि ये डिप्लॉय किया जाएगा और उसकी सरफेस पर केमिकल एनालिसिस करेगा और उस पर मोबिलिटी देखेगा, ठीक है। लैंडर एंड रोवर हैव ए मिशन लाइफ, मतलब लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ 1 लूनार डे है। 1 लूनार डे का मतलब होता है 14 अर्थ डेज। ये इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 लूनार डे का मतलब क्या होता है 14 अर्थ डेज होता है, ठीक है। तो लैंडर और रोवर की लाइफ 1 लूनार डे है जो 14 दिन अर्थ के डे के अकॉर्डिंग मतलब बराबर है। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या करेगा मैंने आपको बताई है, वो जर्नी को अपने चालू रखेगा और स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ से पेलोड से क्या करेगा, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर की, और एक्सोप्लेनेट जो हमारे मतलब हमारे प्लेनेट के सिस्टम से सौर मंडल से बाहर जो एक्सोप्लेनेट होते हैं उसके सिग्नेचर को यहाँ पर इसके द्वारा देखा जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर चंद्रयान 3 के बारे में बताई मैंने। जैसे चंद्रयान 3 के बारे में आपको पहले बताई है, इंडिया एक ऐसी कंट्री हो जाएगा जो फर्स्ट टाइम सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, अगर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करता है, क्योंकि लूना 25 जो रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया वो भी इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मगर रिसेंटली न्यूज़ आ रही है, अर्ली मॉर्निंग की न्यूज़ है कि लूना में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मे बी वो जल्दी लैंडिंग ना करे। तो ये चीज़ एक है, और इंडिया ऐसा चौथा कंट्री बन जाएगा जो चांद पर लैंड करेगा। सबसे पहले USA, देन रसिया,
पहले शायद रसिया था, रसिया देन यूएसए देन चाइना देन इंडिया, ठीक है। ये 4 कंट्री जो है ऐसी हो जाएंगी जिन्होंने लूनार पर लैंड किया होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। लास्ट आर्टिकल आज का डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सपोर्ट करेगी ट्रेडिशनल आर्टिसन और क्राफ्टमैन को। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों में है। कभी कभी यूपीएससी ये कह के फंसा देता है कि ये स्कीम जो है केवल रूरल एरिया में चलाई जाएगी, नहीं, ये रूरल और अर्बन एरिया में दोनों में है। ये गुरु शिष्य की परंपरा को बढ़ाएगी, क्योंकि जो स्किल हमारा प्रीवियस जनरेशन से चला आया है वो फ्यूचर जनरेशन तक जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई कि कैसे स्किल अपग्रेडेशन होगा, टूल किट इंसेंटिव दिए जाएंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पर भी डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन से सोशो इकोनॉमिक कोहेसिवनेस आती है, सोशो इकोनॉमिक कोहेसिवनेस आती है। यही G20 में जो है आज मीटिंग हो रही है डिजिटल इंडिया के बारे में और डिजिटल इकोनॉमी के बारे में। ये स्कीम 13,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले, ये कब तक है, ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी याद करना, 2023 से 2028 तक ये स्कीम है। नर्चर करेगी गुरु शिष्य परंपरा को, जैसे मैंने बताया है, जनरेशन टू जनरेशन स्किल बढ़ाएगी। और लोन ये देख लीजिए क्रेडिट कैसे दिया जाता है। फर्स्ट ट्रेंचेज 1 लाख क्रेडिट दिया जाएगा, सेकंड ट्रेंचेज में 2 लाख दिया जाएगा, और उसके बाद क्या है, कंसेशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर कोई आदमी टाइम से इंटरेस्ट देता है, टाइम से अपने लोन को चुकाता है, तो उसको कंसेशन दिया जाएगा। यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे पीएम विश्वकर्मा योजना मॉडर्निटी को लाएगी। देखो कोई भी स्कीम आती है उसके 2-3 मेन पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ होता है जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है या ट्रेडिशनल आर्ट है उसको न्यू आर्ट में तब्दील करना। आप इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें बताया गया कि कैसे हैंडलूम सेक्टर वो है मशीन बेस्ड हो जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धीरे धीरे यूज़ होने लगेगा, मशीन लर्निंग का यूज़ होने लगेगा। तो इससे ये होता है कि हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे और हमारी इकॉनमी जो है वर्ल्ड की डेवलप्ड इकॉनमी से compete कर सकेगी। आज के यही सारे आर्टिकल द हिंदू के इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस किए। आज के आर्टिकल्स में आपको बारिश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।